नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि गिरहरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आज हम सितंबर 2020 से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ हैं विज्ञान तकनीकी से, उन सारे पहलुओं को हम लेकर यहाँ बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंथ वाइज हम यहाँ करंट अफेयर्स के डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा पूरा टारगेट है जो 2021 में जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, साथ साथ इसके अलावा और भी स्टेट पीसीएस के लिए, तो उन्हें ये सारी की सारी जो कक्षाएं हैं साइंस टेक की पूरी मंथ वाइज जो करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पीछे के लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ चैप्टर वाइज आपको सारे करंट अपडेट्स करा रहा हूँ। विज्ञान तकनीकी में टोटल 11 चैप्टर्स हैं जिसके बारे में आप पीछे से सुनते आ रहे हैं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आप जानते हैं कि आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ने हैं। टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं जिनको यूनिट्स के फॉर्म में मैंने बनाया है। एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। इन्हीं से जुड़े हुए स्टैटिक पार्ट, इन्हीं से जुड़े स्टैटिक पार्ट और प्लस इन्हीं से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पार्ट्स, ये आपको प्रिपेयर करना है। ओके, सो कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दूसरा एनर्जी से जुड़ा हुआ, तीसरा अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ा हुआ, चौथा संचार सूचना, पांचवा प्रतिरक्षा, छठा एआई रोबोटिक्स और नैनो, सातवां चैप्टर है आईपीआर से रिलेटेड, आठवां है पार्टिकल फिजिक्स, नौवां बायोटेक्नोलॉजी, 10वां हेल्थ एंड डिजीज़ विद वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और 11वां है मिसलेनियस टॉपिक। तो ये 11 यूनिट्स हैं या चैप्टर्स जो भी बोले, इन्हीं के स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों करने हैं। पर एक राय मैं आपको फिर से दे दूँ, पिछले 4 सालों में आपका पेपर जो है स्टैटिक है, जो काफ़ी डोमिनेंट रहा है। 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो भी साइंस टेक्स्ट हैं वो स्टैटिक से रहे हैं। तकरीबन 20% और उससे भी कम क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर से रहे हैं। पर फिर भी जैसा मैंने पहले भी बोला है कि हम करंट अफेयर्स को इक्वल वेटेज देंगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगली बार कौन सा पार्ट कहाँ पर कितना डोमिनेंट होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो है मंथ वाइज जो मैं आपको बना रहा हूँ, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सितंबर मंथ में साइंस एंड टेक इन इंडिया से कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स में नहीं है। यहाँ पर एक टॉपिक आपको एनर्जी से मिलेगा, कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन से लेके। एक्चुअल में एक नया एक रिपोर्ट आया है, और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल और माइंस ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें जनरली उन्होंने कोल गैसीकरण के लिए और द्रवीकरण के लिए, यानी गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन पर जोर देने की बात की है। ओके, तो इसीलिए कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन का स्टैटिक पार्ट या करंट अफेयर कुछ भी बोलिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हो जाता है 2021 के लिए। यहाँ पर ये टारगेट रखा गया कि तकरीबन 100 मिलियन टन, ओके, इंडिया का एम जो है वो 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन को अचीव करने का है 2030 तक, जिसके लिए कुल इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार तैयार है लगभग 4 लाख करोड़। ओके, आप देखते हैं कैसे होता है, क्या करते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन जो टारगेट है, जो डिस्कशंस हुए हैं कोल गैसिफिकेशन को लेके, ये एक नया रिपोर्ट आया है। और इसी रिपोर्ट्स को आने की वजह से मैं यहाँ बोलूँगा कि कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में अगर हम बोलें तो कोल गैसिफिकेशन या लिक्विफिकेशन जो प्रक्रिया करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में हमें मिलता क्या है? तो यहाँ आपको एसएनजी मिलती है, सिंथेटिक नेचुरल गैस मिलता है, जिसको आप सिन गैस भी कह सकते हैं, शॉर्ट में आप सिन गैस भी कह सकते हैं। सिन गैस का मतलब होता है सिंथेटिक नेचुरल गैस। ओके, सिन गैस आप कह सकते हैं। एक तरह से एनर्जी फ्यूल है ये। साथ साथ यहाँ यूरिया वगैरह जो फर्टिलाइजर्स में आप फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और कुछ अदर केमिकल्स का भी उत्पादन होता है। यानी कहने का मतलब है कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। पहले तो मैं आपको बताऊँ कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है, क्यों बेहतर है। आप सब जानते हैं कि भारत में क्या पूरी दुनिया में लगभग 60% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। ये जो 60% इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनती है, ठीक है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट कोल से पूरा हो रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप जाइए दोस्त तो आपको ये पता चलेगा ये बहुत सारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी करता है। लास्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन इन्होंने कोल ऐश से भी दिया हुआ है। ओके, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है। ये क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ है कि कोयले के जलने से कौन कौन सा पोल्यूटिंग गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में निकलता है। तो उसमें CO2 था, SO2 था, नॉक्सेस था। ये ऑप्शन उन्होंने दिए थे। फिलहाल वो तीनों ही ऑप्शन सही थे। ओके, तो आप खुद देखिए कि कितनी प्रॉब्लम है जो कोयले से हो रही है। तो एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन एक अच्छा तरीका है, ठीक है, एक विकल्प के रूप में। कैसे है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर आप कोल को जलाते हैं, ठीक है, हीट निकलता है, उस हीट से आप टरबाइन चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं।
लेकिन अपार्ट ऑफ दिस, ओके, पार्ट ऑफ दिस, कोल गैसीकरण की एक प्रक्रिया है जहां पर आप उसी कोल से, ओके, सिन गैस का निर्माण करते हैं, सिन गैस का निर्माण करते हैं। और कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए अगर मैं बोलूं तो आप कोल्स के अंदर जाकर, ओके, कोल के अंदर जाकर, ओके, जहां भी कोल की चट्टानें हैं या खाने हैं वहां पर जाकर आप ये प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और इस प्रक्रिया के बाद आपको बताऊं तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैसेस, वाटर वेपर, इनका निर्माण होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में करते क्या है, जो कोल होता है उस कोल को हम, ओके, कोल के साथ एक अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ उस कोल को ऑक्सीडाइज करते हैं। जिस जगह पर कोल है वहाँ पर उस कोल को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। और उसके फलस्वरूप वहाँ पर सिन गैस का निर्माण होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आप जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। उसमें होता क्या, आपको दिखाऊं तो कोल है, कोल की खाने हैं, नीचे है कोल माइंस है, वहाँ जाइए आप, उसमें ड्रिल कीजिए, उसमें केमिकल रिएक्शन कीजिए और दूसरे साइड से वहाँ से जो गैस फॉर्मेशन होगा उस गैस में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ पर जनरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिला, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन मिला। अच्छा, आपको एक बात बता दूँ, अगर आप कोल को जलाइए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखिए कितनी ऊर्जा निकलती है, और कोल से हाइड्रोजन बनाने के बाद उसको जलाइए, उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ओके, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आप, और दूसरी चीज़ क्या होती है, गैसी प्रवृत्ति का ईंधन होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गैसी नेचर का फ्यूल होता है, ये अच्छी तरह जलता है, इससे पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो आपको एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, दूसरा आपको इन्वायरमेंट के लिए कोई पोल्यूशन नहीं है। तो मतलब आप कितना फ़ायदा देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा है। अब बात होती है कि अगर हम गैसिफिकेशन की बात करें, क्योंकि सरकार उसी कोयले से, सोचिए क्या कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक कोल को अगर सीधा जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, एक कोल को आप सीधा जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है। लेकिन कोल को जब आप गैसीकरण प्रोसेस से हाइड्रोजन बना लेते हैं, सिनगैस में CO और हाइड्रोजन बना लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो जाता है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। सो गैसिफिकेशन की बात करें तो जनरली अगर हम बेनिफिट्स ऑफ गैसिफिकेशन की बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है गैस का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी सस्ता है, ओके, इन कंपेरिजन टू कोल। लेकिन अब आप बताऊँ, रिस्की भी है। ये चीज़ें मैंने आपको स्टैटिक पार्ट में पढ़ाई हैं, ओके। प्रॉब्लम विद द गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल, मैंने एक बात बोला है, ये चीज़ तो ठीक है कि ये सस्ता है, हल्का है, आसानी से जगह दूसरी जगह ले जाने में सस्ता पड़ता है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क भी है। गैसी प्रवृत्ति के ईंधनों में कॉलिजन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो ले जाने में रिस्क है, लेकिन सस्ता पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम उनको प्रॉपर बताऊँ तो हम उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रखना होता है। और जनरली जब हम विदेशों से जब गैसी प्रवृत्ति के ईंधनों को लाते हैं तो वो गैस के फॉर्म में लाते ही नहीं है। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, वो LNG के फॉर्म में लाते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फॉर्म में लाते हैं, द्रवित प्राकृतिक गैस के रूप में लाते हैं, तो वो सेफली आपके कंट्री में आ जाता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था अभी कि हाइड्रोजन वगैरह अच्छी तरह जलते हैं। गैसीय प्रवृत्ति के ईंधन जो होते हैं वो हरित ईंधन बोले जाते हैं, ग्रीन फ्यूल बोले जाते हैं, तो ये पोल्यूशन भी नहीं करते। और कोयले की अपेक्षा देखो तो आप इनकी एफिशिएंसी जो होती है ऊर्जा जनित करने की, जो मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्म में बोला था, वो भी काफ़ी बेहतर है। तो ये ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ओके, किस केसेस में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है। कोल गैसिफिकेशन में कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हाँ अधिकतर वाटर जो होता है ओके उसका उपयोग होता है, काफ़ी वाटर को बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा साथ ही साथ है कि यहाँ पर वाटर के कंटामिनेशन के भी चांसेस होते हैं, और जहाँ से कोल आप कोल माइंस वगैरह से वहाँ कोल ख़त्म करते हैं तो उस एरिया में गैप वगैरह बन जाने से ऐसा कहते हैं कि उस एरिया में एक प्रेशर अगर ऊपर का रहेगा तो लैप सब्सिडेंस होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये कुछ कंसर्न है जो कोल गैसिफिकेशन को लेकर है, ओके, कोल गैसिफिकेशन को लेकर है। आगे बात करते हैं कोल लिक्विफिकेशन को लेकर। कोल से ही हम लिक्विड भी बनाते हैं, और लिक्विड में क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर आप जो तरीके हैं, जो तरीका है कोल लिक्विफिकेशन का, उससे आप कोल के माध्यम से एक अलग रूप से आप डीजल, गैसोलीन जैसे ईंधनों का निर्माण कर सकते हैं। अब बात होती है कैसे करते हैं, तो ये भी बड़ा सिंपल है। आपने जो कोल गैसिफिकेशन किया है उसमें आप कहाँ तक पहुँच गए थे, सिंथेटिक गैस हमने बना लिया था, सिन गैस बना लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। मैंने आपको स्टैटिक पार्ट में एक टॉपिक पढ़ाया होगा बायोमास गैसिफिकेशन, शायद आपको याद होगा। और बायोमास गैसिफिकेशन से जुड़ा क्वेश्चन, पायरोलिसिस, बायोमास गैसिफिकेशन, बायोचार, ये 14, 16 और 20 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3 बार आ भी चुके हैं। तो वहाँ पर भी मैंने बोला था कि बायोमास गैसीकरण में भी, गैसिफिकेशन की प्रोसेस में भी CO और H2 का निर्माण होता है। और मैंने कहा था जो H2 होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है,
है ना, 1 ग्राम फ्यूल में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जनित करने की अगर क्षमता हम देखें तो हाइड्रोजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी हाइड्रोजन को जनरली, ये जो सिंथेटिक गैस है, इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी सिन गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, और जनरली जो लिक्विफाई कर सकते हैं उसका एक तरीका होता है, उसमें कुछ कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोबाल्ट, आयरन, ऐसे कुछ कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पर कुछ कंडीशन मेंटेन करने की जरूरत होती है, अच्छा खासा प्रेशर और अच्छा खासा टेम्परेचर। और ये जो कोल का गैसिफिकेशन जो COH2 होता है, ये लिक्विड फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है ब्रीफ में, जो आपके UPSC के लिए मैंने दे रखा है। फिलहाल जनरली UPSC टेक्निकल पार्ट पर नहीं जाता है, उससे कंसेप्ट और एप्लीकेशन पार्ट्स पे जाता है। पर फिर भी याद रखिएगा कि जो सिन गैस जो बना है आपको गैसीकरण की प्रक्रिया में, उसी को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोबाल्ट, आयरन के जो कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक वगैरह जो होते हैं, उनको लेकर अधिक दाब और अधिक तापमान पर हम क्या करते हैं, कोल गैसीकरण को हम कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में। और डेफिनेटली जब अच्छा खासा जब प्रेशर होगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। जब कब हम कोल लिक्विफिकेशन का कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा CO2 निकल रहा होता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा CO2 निकल रहा होता है। इवन इतना CO2 निकल रहा होता है कि अगर आप कोयला को जलाइए, उसके कंपैरिजन में अगर आप लिक्विफिकेशन कीजिए तो वो 2 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है। ओके, इस मच एज ट्वाइस, 2 गुना से आसपास होता है। और यहाँ पर एक सबसे खतरनाक जो गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। और आपको बताऊं तो CO2, SO2 और नॉक्सेस, जो तीनों गैसें कोयले में निकलती हैं, यहाँ पर SO2 भी निकलता है। और SO2 सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है इन कंपेरिजन टू CO2 और नॉक्सेस को भी अगर मैं देखूँ तो ये कुछ नुकसान भी है, तो कहीं पॉजिटिव है तो कहीं निगेटिव भी है। अब लिक्विफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह से एक अल्टरनेटिव फ्यूल है। ठीक है, और काफ़ी हद तक देखें तो जल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा अगर इन तकनीकों का प्रयोग करें। और काफ़ी हद तक इनको जहाँ भी हम कोल लिक्विफिकेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं वो आसानी से हम इनको बना सकते हैं। सिर्फ दिक्कत यही है कि जो CO2 वगैरह जो चीज़ें होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर CO2 वगैरह होता है जो इस प्लांट से निकलता है, तो एक इकोलॉजी में एक टॉपिक होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जहाँ पर जियो सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं हम, ज़मीन के अंदर ले जाकर उस कार्बन को दबा सकते हैं, जिसको कार्बन कैप्चर या कार्बन जब्तीकरण या कार्बन स्टोरेज भी कहते हैं। और इसको ज्योग्राफिकल सिक्वेस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। ज़मीन के अंदर भूगर्भ में ले जाकर हम उस CO2 को दबा देते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर गैसेज ना आए, वो गैसेज जाके ज़मीन में रॉक के अंदर दबा दी जाए। ये भी एक तरीका है कार्बन कैप्चर का, वातावरण से कार्बन को ख़त्म करने का। इसको हम बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जियोलॉजिकल वाला पार्ट, यानी ज़मीन के अंदर वाला पार्ट। आगे एक टॉपिक रहा है इसी मंथ में करंट अफेयर्स में, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो एक कैंपस में बना है, वो कैंपस आपको मिलेगा दुर्गापुर में। वो कैंपस आपको कहाँ है? दुर्गापुर में। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर ट्री बोला जा रहा है। और CSIR CMERI रेजिडेंशियल कॉलोनी जो दुर्गापुर में है, यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इस ट्री की जो कैपेसिटी है जनरली 11.5 किलोवाट पावर के आसपास से बोला जा रहा है। ठीक है, और इसकी एनुअल कैपेसिटी एक साल में तकरीबन 12,000 से 14,000 यूनिट तक, यूनिट तक एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं कि यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। और सबको पता है इस इलेक्ट्रिसिटी में पूरी तरह से ये क्लीन और ग्रीन पावर है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, फोटोवोल्टाइक है। आपने अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपके पेपर में 2020 के मेंस के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे सोलर आधारित जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं वो सामान्य कन्वेंशनल ऊर्जा से बेहतर है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं सोलर ट्री भी जो है उनमें एक उदाहरण आ जाएगा, जो 2020 के मेंस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। देखो, मेरी आदत होती है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन आपको करता हूँ। पीछे भी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए, गैसिफिकेशन, पैरालिसिस वाले क्वेश्चन। यहाँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जुड़ा क्वेश्चन 2020 के मेन्स में भी रहा है। ऐसे काफ़ी हद तक आपको एक आइडिया लगता है कि हम लोग कितना फोकस होकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मतलब कर रहे हैं। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताऊँ कि जो सोलर पैनल है, PV पैनल वगैरह है, जनरली ये सनलाइट का ही यूज़ करते हैं। आपको मैंने क्लास में स्टैटिक पार्ट में पढ़ाया है कि फोटोवोल्टाइक्स जिसको हम सोलर पैनल के नाम से भी जानते हैं, फोटोवोल्टाइक PV जिसको हम सोलर पैनल के नाम से भी जानते हैं। अब तो मैं IIT दिल्ली में नहीं हूँ, नहीं तो जहाँ मैं लैब में काम करता था प्रोफेसर GN तिवारी सर के अंदर, और MS सोधा सर के अंदर, तो उनका लैब यही था और मेरे लैब में ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जब मौका मिलता था वो लोग आते भी थे, IIT दिल्ली में मैं उनको कैंपस में दिखाता भी था अपने पूरा जो फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगा हुआ है।
तो ये वही फोटोवोल्टाइक है जिसको हम लोग लेमैन भाषा में सोलर पैनल कहते हैं। असल में किया गया है कि यहाँ पर सोलर पैनल एक नहीं लगाया गया, बहुत सारे सोलर पैनल को एक अरेंजमेंट के फॉर्म में लगाया गया। इट्स एक्चुअली लुक लाइक अ ट्री। ओके, और यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि लगभग इससे एक पूरे साल के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 10 से 12 टन CO2 के एमिशन को कम कर लेंगे। तो अच्छा खासा कार्बन क्रेडिट अर्न कर लेंगे, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अच्छा खासा कोल जलता था, लेकिन यहाँ पर कोल जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा CO2 जो एमिशन होता कोयले के चलने से वो हमने रोक लिया, तो इतना टन CO2 एमिशन यानी कार्बन क्रेडिट हमने अर्न कर लिया। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ओके जो आपको सोलर ट्री के बारे में कह रहे हैं। कहाँ है तो ये मैंने आपको बताया, CSIR CMERI रेजिडेंशियल कॉलोनी दुर्गापुर में सोलर ट्री को इंस्टॉल किया गया है। अब देखो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, इकोनॉमिक रिटर्न के फॉर्म में अच्छा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो बहुत सारे इसमें ई सुविधा वगैरह, बहुत सारे पोर्टल्स वगैरह हैं जिसके साथ कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बोलूँ तो एग्रीकल्चर के डेटाबेस वगैरह, ई नाम करके प्रोजेक्ट भी है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इनसे बेनिफिशियन में ही रह रही हैं। ठीक है, फिलहाल बहुत ज़्यादा आपको इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सोलर ट्री थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, दुनिया का जो पहला सोलर तकनीकी समिट है जो पहली बार हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, तो ये भी न्यूज़ में रहा है। ये 8 सितंबर 2020 को हुआ है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको भारत का नाम सुनने को मिलेगा। आपने सुना होगा फिक्की के बारे में, फिक्की जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। ओके, ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स है। ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसकी बारे में बात करते हैं, इसका कन्वेनर जो है वो ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स है, जो जनरली या कह लीजिए फिक्की और ISA दोनों मिलकर ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर आते हैं, इस समिट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स और फिक्की दोनों मिलकर इस दुनिया का पहला सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज होता है 8 सितंबर 2020 को। एक्चुअल में इसका टारगेट क्या है, और बहुत ज़रूरी है मैं आपको बताऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको मैंने यहाँ ब्लू कलर में लिखा भी है, 1 वर्ल्ड 1 सन एंड 1 ग्रिड। अगेन आई रिपीट, 1 वर्ल्ड 1 सन और 1 ग्रिड। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, एक विश्व, एक सूरज और एक ग्रिड से जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, ये तीनों मिलकर ही इस प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड। ओके, ये कंसेप्ट क्या है, आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक तरह से जोड़ना है, क्योंकि एक ही सन है, और एक ग्रिड सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है, जिससे अब यहाँ पर इसी में हम आपको बताएं कि बहुत सारे है ना, मिलियंस की संख्या में सोलर पंप को प्रमोट किया जा रहा है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2020 के पेपर है, सोलर पंप पर आधारित क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में रहा है। समरसेबल पंप, सरफेस पंप है ना, सबके सब सोलर पैनल से चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। ठीक है, और आपने सुना होगा एक कुसुम करके एक स्कीम है, कुसुम शायद सुना होगा, कुसुम स्कीम। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो उस बुक में मैंने अपनी बुक में लिखी भी है कुसुम स्कीम के बारे में। अच्छा, यहाँ पर है क्या, ओके, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन है ना और ISA के बीच हुआ है जनरली इसके लिए। और एक्चुअल में देखें तो इसका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें 47 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंटरनेशनल सोलर लाइन्स और NTPC मिलकर लगा रहा है। अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर हम सोलर एनर्जी को बूस्टअप करने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स में एक नया न्यूज़ आया है, फिलहाल ये चीज़ पुरानी है। आप सबको पता होगा कि ये इंटरनेशनल सोलर लाइन्स लॉन्च हुआ था 2015 में पेरिस कन्वेंशन में, जो कि 21वां कन्वेंशन था UNFCCC का। पीछे के बहुत सारे वीडियोस में मैंने पिछले साल के वीडियोस में, पिछले साल के करंट अफेयर्स के वीडियोस में उसके बारे में बात की है। COP21 हुआ था जो उसमें UNFCCC के 21वां जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग थी, उसमें पेरिस कन्वेंशन के अंदर इंटरनेशनल सोलर लाइन्स बॉर्न हुआ था। और इसके पीछे शायद आपको पता होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही थे, जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने ही इसकी नींव भी रखी थी। ओके, एक्चुअल में कुछ नए इन्फॉर्मेशन आए हैं इसके बारे में आपको बताऊं। यहाँ पर आपको पता ही है इंटरनेशनल सोलर लाइन्स में डेवलप कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करने वाला है, चाहे वो मॉनेटरी हेल्प होगा और या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी तकनीकी वगैरह का हस्तांतरण करेंगे। तो काफ़ी फंडिंग वगैरह इसके बारे में बात होती है। वो अलग बात है कि इंटरनेशनल सोलर लाइन्स फोर्स में आया है 6 दिसंबर 2017 में। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स
बॉर्न हुआ है 2015 में और फोर्स में आया 2017 में। इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होगा इंडिया में ही बन रहा है, गुरुग्राम में, और जहाँ पर फ्रांस इसके सेटलमेंट में ले भारत के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। एक चीज़ और बताऊँ, एक नया न्यूज़ आया है जो एक अपडेट है जो आपको करना है। अगर आपने पीछे से इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ते आए होंगे, ठीक है, इसी अपडेट की वजह से मैं फिर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेकर आया हूँ और ये आपको ज़रूरी है। और खासतौर से ये जो पहला वाला लाइन है, ये नया रिसेंट अपडेट हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो मेंबर होंगे वो यूएन के मेंबर होंगे। वहाँ पर लोगों ने वॉलंटरी अपना मेंबरशिप किया था। लगभग 121 ऐसे कंट्री थे जो सिग्नेटरी थे। जनरली 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के जो कंट्री हैं, ओके, जो ग्लोब में है, फाइन, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो आप बोलते हैं, है ना। सो ये पूरा का पूरा जो रीजन था 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ वाला, ये पूरा का पूरा रीजन था जो कंट्री मैक्सिमम कंट्रीज के मेंबर थे। तकरीबन 30 से अधिक कंट्री ऐसे थे जिन्होंने इसको रेटिफाई कर लिया था अपने कंट्री में। लेकिन बाद में जाके एक नया अपडेट क्या हुआ कि ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन जो हैं वो कैन ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये अंडर द रिसेंटली अमेंडमेंट ऑफ आईएसए फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट आया है उसमें यह बोला गया है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। ये डेटा 30 जुलाई 2020 का है, ठीक है, जहां पे 87 कंट्री ऐसे तो जो साइन करके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो कभी आप इस तरह के फैक्ट में जाइए, आज कितने मेंबर हैं, कल कितने मेंबर हैं, ठीक है, ऐसा कोई लेना था। लेकिन इतना जरूर बता दूं, भारत आईएसए का मेंबर है। अब इसके अंदर टारगेट क्या, तो क्या नया अपडेट हुआ है, यूएन का कोई भी मेंबर इसका मेंबर हो सकता है। अब ये नया एक करेक्शन हुआ है या एक नया अमेंडमेंट हुआ है ऐसे फ्रेमवर्क में। इसका टारगेट क्या है, 1 टेरावाट, गीगावाट नहीं, टेरावाट सोलर एनर्जी 2030 तक अचीव करने का है। यानी सन की एनर्जी से इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हुई है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत, अमेरिका, रूस, चाइना के साथ अब हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में एंटर कर चुका है। पहले बात करेंगे हाइपरसोनिक होता है। देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी फाइटर प्लेन या मिसाइल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर हम उनकी गुणवत्ता को बताते हैं, उनकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं। उनमें से एक एफिशिएंसी, एक्यूरेसी या जो भी एक प्रॉपर्टी बोलिए वो स्पीड्स के आधार पर होती है। और स्पीड के आधार पर जो होती है वहां पर एक टर्म आता है जिसको आप कहते हैं मैक नंबर। मैक नंबर कहते हैं, ओके। और मैक नंबर की जो वैल्यू होती है, अगर हम एक मैक नंबर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। और इसी को हम एक मैक नंबर के नाम से जानते हैं। और एक मैक नंबर इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड। इसी वैल्यू के आधार पर, ये वैल्यू कहां से आई है, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होता है वो इतना ही होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो इतना ही होता है, ओके, 332 मीटर पर सेकंड। इसी वैल्यू को हम एक मैक नंबर कहते हैं। अगर स्पीड एक मैक से कम है, लेस देन 1 मैक है, तो वो कहलाता है सबसोनिक। वो कहलाता है सबसोनिक। 1 मैक से ज्यादा है और 5 मैक तक है तो वो कहलाता है सुपरसोनिक। और अगर स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो जाती है, 5 मैक प्लस, ठीक है, अगर 5 से प्लस हो जाती है तो वो कैटेगरी आ जाती है दोस्त, ये जो लिखा हुआ हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक का मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड का 5 गुना, 5 टाइम्स तक स्पीड हो जाए उसके ऊपर, तो वो स्पीड हाइपरसोनिक होगी। तो वही न्यूज आया है कि भारत अब इसमें आ गया है, ठीक है। भारत ने, कुछ अन्य कंट्री के साथ भारत ने भी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल के क्लब में भारत को भी अब आप कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो ये मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें है क्या, क्या न्यूज़ आया उसके बारे में बात करें तो अब इंडिया क्या हो गया, इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा राष्ट्र बन गया है। किसके बाद, यूएस, रशिया, चाइना के बाद। तो पहली तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि हाइपरसोनिक का अर्थ क्या है। अब इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए हाइपरसोनिक का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं असल में क्या है कि भारत ने रिसेंटली हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, ओके, HSTDV का टेस्ट किया है। सफल परीक्षण हुआ है, HSTDV का सफल परीक्षण हुआ। इसका पूरा नाम है हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल। इसका निर्माण किसने किया, भारत का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो क्या है, तकरीबन 6 मैक के आसपास बता रहे हैं। तो 6 मैक का जनरली कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बता दिया, 5 मैक के ऊपर अगर होगा तो हाइपरसोनिक होगा, तो हाइपरसोनिक हो गया, ठीक है। और इसमें जनरली आपको बताऊं तो ये हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो क्यों हुआ है, तो यहाँ पर जनरली स्क्रैमजेट जो इंजन है, एक तरह का जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। स्टैटिक पार्ट में मैंने आपको 3 इंजन के बारे में बताया है, एक टर्बोजेट, दूसरा रैमजेट और तीसरा स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट का पूरा नाम है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। रैमजेट जो इंजन होता है, देखिए 3 होते हैं, एक होता है टर्बोजेट, जेट इंजन में एक आता है टर्बोजेट, दूसरा आता है रैमजेट
और तीसरा आता है स्क्रैमजेट। यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन की बात हो रही है जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा। यहाँ तक स्क्रैमजेट इंजन की स्पीड तो हाइपरसोनिक में 24 मैक तक इसरो ने मेंशन किया हुआ है। आप जाएंगे तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में स्क्रैमजेट इंजन के बारे में इसरो की साइट पे मिलेगा। तो उसी स्क्रैमजेट इंजन की यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन करने की बात हुई है ना, जिसकी वजह से हाइपरसोनिक स्पीड भारत मेंटेन कर सका है। ओके, और यहाँ HSTDB में जो हाई स्पीड जो हम डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जनरली हम सॉलिड मोटर्स का यूज़ करते हैं। असल में क्या होता है ना कि जब हम किसी लॉन्च व्हीकल और मिसाइल की बात करते हैं तो उसके फ्यूल की बात करते हैं, उसके प्रोपेलेंट की बात करते हैं। ओके, तो जो प्रोपेलेंट जिसमें यूज़ हुआ है, जो फ्यूल का सोर्स होता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर को कंबाइंड मिलाकर हम प्रणोदक कहते हैं हिंदी में। प्रोपेलेंट इज अ इंग्लिश टर्म, प्रणोदक इज अ हिंदी टर्म। तो वो ईंधन और ऑक्सीकरण फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर के कॉम्बिनेशन को, तो यहाँ पर जनरली हम सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट को यूज़ करते हैं। ओके, सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट को यूज़ करते हैं STDB में। ओके, और जनरली इससे फ़ायदा क्या है कि हम इसकी मदद से देखें तो किसी सैटेलाइट्स वगैरह को भी कम दाम पे भेज सकते हैं। ओके, इस तरह के स्क्रैमजेट वगैरह के इंजन के उपयोग से लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल वगैरह भी भविष्य में हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज भारत के क्रूज मिसाइल की बात करें तो 300-400 इसी के आसपास है, किलोमीटर तक की डिस्टेंस वाला है। तो इस तरह के सुपरसोनिक वगैरह इंजन या HSTDB जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हो सकेगा भारत हाइपरसोनिक मिसाइल। क्योंकि अच्छा देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप डिस्टेंस वाइज मिसाइल की दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीड ऑल्सो मैटर। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए चाइना में कोई मिसाइल फेंक रहे हैं और 5 दिन बाद गिरेगा, तो मिसाइल नहीं होगा, वो तमाशा होगा। ठीक है, तो जनरली आप अगर मिसाइल 5000, 6000, 7000 किलोमीटर बनाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिसाइल की स्पीड बहुत अच्छी हो, कि आपने फेंका नहीं कि वो गिरा। तो ये स्पीड मतलब वो हाइपरसोनिक स्पीड, मतलब वो स्क्रैमजेट इंजन स्पीड, मतलब वो वही HSTDB जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अगर आपको बनाना है तो डेफिनेटली आपको स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब होता है अंतर महाद्वीप, प्रायद्वीप महाद्वीप के लिए बात करें तो कम से कम 5500 किलोमीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल की कैटेगरी है। अगर कोई भी मिसाइल 5500 किलोमीटर उसके पार निकल जाता है तो ही वो इसकी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर मैक्सिमम रेंज जो भारत का है वो 7000 से 16000 के आसपास तक, ठीक है, मतलब दुनिया में जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है उसका रेंज 7000 से 16000 के आसपास है। तो ठीक है, अब इंटरकॉन्टिनेंटल के बारे में बात करें, वो कंट्री जो 5500 किलोमीटर के ऊपर मिसाइल को भेज सकती है, तो इनमें कुछ ही कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया है, US है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है और नॉर्थ कोरिया। तो इंडिया भी है, लेकिन एक चीज़ और मैटर करता है, यहाँ पर हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ, एक मजाक होगा। अब यहाँ पर एक टॉपिक है IPR से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स में रहा है, रेड बुल का इशू। रेड बुल का इशू को है कुछ नहीं, ट्रेडमार्क का इशू है। ट्रेडमार्क क्या होता है? एक लोगो होता है, एक साइन होता है, एक सिग्नेचर होता है, एक सिंबल होता है, जो आपकी किसी इंडस्ट्री को, आपके किसी कंपनी को प्रदर्शित करता है। जैसे अमेज़ॉन देखिए तो अमेज़ॉन का एक लोगो होगा, ओके, जिससे अमेज़ॉन रिप्रेजेंट होता होगा। कोई संस्था होगी, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, उसका अपना एक ट्रेडमार्क होगा, ठीक है। तो वहीं पर रेड बुल का एक प्लिया है जो ट्रेडमार्क, रेड बुल प्लिया ऑन ट्रेडमार्क रिजेक्टेड, ठीक है। तो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में कुछ गिव्स योर विंग्स ऐसे कुछ करके प्लिया था, ठीक है, और ये मेन कैटेगरी का नहीं है, सब कैटेगरी का है, इसलिए जो ट्रेडमार्क ऑफिस है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। होता है ना कि आप मेरा लोगो, आप मेरा सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज थे जहाँ पर एक्चुअल में IPAB का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है रेड बुल का जो भी प्लेयर था, ओके। जनरली जो उसके एनर्जी ड्रिंक आते हैं, ओके, फॉर द रिमूवल ऑफ अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ठीक है, जो उन्होंने ट्रेडमार्क के रजिस्टर वगैरह किया था, ओके। बताता हूँ क्या इशू था, वो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जनरली जो रजिस्टर्ड था वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड है ना का अपना था, यानी इनका जो ट्रेडमार्क है वो डिस्प्यूट किसके साथ हो रहा है? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड के साथ, रेड बुल का साथ। लेकिन यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने इनकी प्लिया को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। और यहाँ पे एक इश्यूज क्या था मैं आपको बताता हूँ। रेड बुल ने एक ट्रेडमार्क अडॉप्ट किया था जिसका टैग लाइन था गिव्स यू विंग्स, ओके। ये ट्रेडमार्क था जो वो अडॉप्ट किया था। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बताऊं, ट्रेडमार्क जो डॉक्टर रेड्डीज के नाम से भी है वो 2001 में, नवंबर 2001 में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसका टैग लाइन था योर विंग्स ऑफ लाइफ, समझिए, योर विंग्स ऑफ लाइफ। तो इनका कहना है कि ये जो यहाँ पर ले रहे हैं ना और ये जो हमारा है, दोनों काफ़ी हद तक एक ही है। ये जो इनका है और ये जो हमारा है, दोनों काफ़ी हद तक एक ही है। तो ये दोनों काफ़ी हद तक तो एक है नहीं, पहली बात,
ठीक है ना। और वहीं पर वो जो आईपीएबी का रिपोर्ट आता है, ठीक है, आईपीएबी का रिपोर्ट आता है जो यहाँ पर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, उन्होंने सीधा डिसमिस कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि जो आप कह रहे हैं कि दोनों का दोनों जो ट्रेडमार्क है, इस तरह का जो सिंबल है या जो लोगो है जो आप यूज करते हैं, एक आप तो यूज करते हैं गिव्स यू विंग्स, और डॉक्टर रेड्डी यूज करता है योर विंग्स टू द लाइफ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की तरह है नहीं। और दूसरी चीज उन्होंने साफ साफ बोला, द राइवल ट्रेडमार्क आर नाइदर डिसेप्टिवली सिमिलर नॉर आइडेंटिकल विथ, ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ना तो और ना तो बिल्कुल मतलब उस तरह की सिमिलरिटी है, तो यहां पर बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने आईपीबी ने सीधा डिसमिस कर दिया उनके पेटिशंस को। ओके, और दूसरा इन्होंने बोला कि योर विंग्स टू द लाइफ इज नॉट अ मेन मार्क, योर विंग्स टू द लाइफ, ओके, जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का अपना है, ओके, ट्रेडमार्क है, ये उनका मेन मार्क नहीं है, ये उनका सब ब्रांड है, ठीक है, ये उनका सब ब्रांड है। और जनरली जो ट्रेडमार्क होता है वो मेन ब्रांड से जुड़ा होता है, उनके सब ब्रांड से नहीं। तो ये कुछ इश्यूज थे जो तो यहां पर फिर मैं आपको बोलूंगा, ट्रेडमार्क आपके पेपर के लिए क्वेश्चन फिर बन गया, ट्रेडमार्क आपके पेपर के लिए फिर क्वेश्चन बन गया। इशू हुआ तो उसका स्टैटिक पार्ट ट्रेडमार्क क्या होता है आपको समझना होगा। तो ट्रेडमार्क में कोई विजुअल सिंबल हो सकता है, कोई सिग्नेचर हो सकता है, कोई नाम, कोई डिवाइस, कोई लेबल, कोई न्यूमरल, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकते हैं, जिसके द्वारा किसी गुड्स या सेवा को हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला, अमेजॉन का अपना एक ट्रेडमार्क है, फ्लिपकार्ट का अपना एक ट्रेडमार्क है, जैसे ये जो मैंने एक टी शर्ट पहन रखी है, इनका भी कोई ब्रांड है, उनका अपना एक ट्रेडमार्क है, ठीक है। इस तरह के ट्रेडमार्क्स कोई और यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वही बात मैं कह रहा हूं, ट्रेडमार्क्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए कंट्रोलर जनरल एंड पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ओके, यहाँ पर जनरली आप जाइए तो यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिसर्स और फंक्शन जो है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स हैं, यहाँ पर आप रजिस्ट्री करते हैं। बात होती है आईपीएबी क्या है जिसने इसको रिजेक्ट किया है। देखिए, आईपीएबी ने ही जो रिजेक्ट किया उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। ये सितंबर 2003 में स्थापित हुआ था। आईपीएबी थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आपके पेपर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी ने रिजेक्ट किया है एप्लिया को। भारत सरकार ने आईपीएबी को स्थापित किया सितंबर 2003 में, ओके। और जनरली क्या होता है, जो ट्रेडमार्क वगैरह के जो अपील्स होते हैं, जो भी अपील होते हैं, ठीक है, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अपील्स होते हैं, जो भी भारत में हो रहे हैं या कुछ भी है, उसका डिसीजन बॉडी है आईपीएबी। तो जो भी ट्रेडमार्क्स हैं और जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी आप समझते हैं, जो भौगोलिक जो चीज़ें होती हैं, उस स्थान के हिसाब से जो चीज़ें पॉपुलर होती हैं उनके बारे में, ठीक है, और उससे वर्ल्ड वाइड वो पॉपुलर होते हैं। उनमें अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट या कुछ आता है तो उसको लेकर उसके जो भी डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आईपीएबी का रिपोर्ट आता है। अप्रैल 2007 में इसको आईपीएबी को क्या किया, शुरुआत में तो ठीक है, ये डिसीजन लेने के लिए बना है। अपील जो भी होता है, रिजॉल्व द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार, ओके, जो ट्रेडमार्क का है और जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जो रजिस्ट्रेशंस हैं, उसमें अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आता है तो उसमें क्या करता था, ये डिसीजन देता था कि क्या होगा। अप्रैल 2007 यानी अप्रैल 2007 से आईपीएबी को ऑथराइज कर दिया गया, ठीक है, कि किसी भी तरह के डिसीजन, ऑर्डर या डायरेक्शंस को देने के लिए, ठीक है, जो पेटेंट एक्ट है भारत का बना हुआ है उसके अंदर इसको लाकर इसको और ज्यादा राइट दे दिए गए। यहां तक कि जो भी पेंडिंग अपील है हाई कोर्ट्स वगैरह में, ओके, हाई कोर्ट्स वगैरह में जो पेटेंट एक्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन सबको आईपीएबी को ट्रांसफर कर दिया गया कि ठीक है, आईपीएबी आप जितने भी ये सब इश्यूज हैं पेटेंट वगैरह को लेकर या इस तरह के इश्यूज को, ये आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, आप इसका निदान कीजिए, ठीक है, इसको निदान कीजिए। और एक चीज और है, यहाँ का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी रिपोर्ट आना है, जो रिजल्ट आना है, यहाँ पर जनरली जो आईपीएबी होगा वो विद इन 3 मंथ्स में आपको अपना रिपोर्ट दे देगा कि हिसाब से क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आपका जो भी होगा उसका एक प्रॉपर फीस होगा, अप्रोप्रिएट फीस होगा, वो आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से देना होगा। लेकिन आई होप आप समझ चुके हैं कि जो आईपीएबी है वो बहुत पावरफुल है, इस समय यही सारी डिसीजन फाइनल डिसीजन लेता है, और इसी का ट्रेडमार्क का इशू था जो हम लोगों ने यहाँ बात किया है। एक टॉपिक है जहाँ पर अक्सर न्यूज़ में रहा है कि 2 ब्लैक होल के मर्जर का एक रिजल्ट है, फिर से पता चला है, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में जानकारी मिली है। और ये गुरुत्वाकर्षण तरंग की जानकारी जो मिली है वो 2019 में पता चली है, जो लीगो लेबोरेटरी है अमेरिका का और विर्गो लेबोरेटरी है इटली का। ये ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, जमीन पर बने हुए ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेटरी है, ओके। उनमें सबसे पॉपुलर लीगो है जो अमेरिका का है, लीगो जिसका पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ओके, ये अमेरिका का। इसके 2 लैब हैं, लेबोरेटरीज हैं, एक तो हैनफर्ड में है वाशिंगटन में,
और दूसरा लिविंगस्टन में है, लूसियाना में। ओके, ये स्टैटिक पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीगो पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, लेकिन ये ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। टोटल 6 ऐसे ऑब्जर्वेटरी हैं, वेधशाला बोल लीजिए हिंदी भाषा में, जो हैं, जिनमें से 5 लग चुके हैं और एक छठा जो है वो इंडिया में प्रपोज्ड है, जो हम लोग हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अमेरिका के तर्ज पर ही है जो लीगो बन रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इस लीगो ने, अमेरिका वाले लीगो ने और विर्गो जो इटली वाला लैब है ना, इन लोगों ने 2 ब्लैक होल के मर्जिंग से जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुए, उनके जो रिपल्स हैं, उनकी स्टडी की है यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी में, अपनी वेधशालाओं में। और उन्होंने बताया कि जो इंसिडेंस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव यहाँ डिटेक्ट किया गया है, ये अराउंड 17 बिलियन लाइट ईयर दूर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था जहां पर दो है ना ब्लैक होल, मैसिव ब्लैक होल का कोलिजन हुआ था। ओके, और ये जनरली ये जो घटना है वो जब से यूनिवर्स बना है, अगर आप मान लीजिए लगभग 14 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये 7 बिलियन साल के आसपास पहले की घटना है जो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, और पिछली बार भी 2020 में एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जो ट्रायो स्पेसक्राफ्ट है, ट्रायो स्पेसक्राफ्ट यानी 3 अंतरिक्ष यानों को, स्पेसक्राफ्ट को ऊपर स्पेस में लगाने की बात हो रही है। ओके, तकरीबन 5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक ट्रायंगल के फॉर्म में लगाने की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाएगा, और शायद आपने सुना होगा इसको लीजा और ई लीजा का नाम दिया गया। पिछले साल एक क्वेश्चन 2020 में रहा भी है। ये ग्रेविटेशनल वेव को आइडेंटिफाई करने का एक स्पेस आधारित ऑब्जर्वेटरी है। लीगो जो आप बात कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको बात कर रहा था 6 लेबोरेटरी का, तो ग्राउंड बेस्ड है, लेकिन स्पेस बेस्ड जो इंटरफेरोमीटर है ना, ये फ्रैक्शनल एंड माइन्यूट ग्रेविटेशनल वेव को, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले भी ग्रेविटेशन को डिटेक्ट कर लेगा। ये ग्राउंड बेस्ड नहीं कर पाएंगे, जो ये कर लेंगे। तो यानी छोटे इंसिडेंट से भी अगर कोई ब्रह्मांड में कोई घटना हुई होगी, उससे जो रिपल्स या जो चीजें जनरेट हुई होंगी, उसके बारे में भी यहां पर नॉलेज या स्टडी हो पाएगी। कहने का मतलब यह है इसके अंतर्गत। ठीक है, और आपको बताऊं तो सबसे पहले इस ग्रेविटेशनल वेव की खोज जो हुई थी, खोज तो फिलहाल देखूं तो 1915 में इसके बारे में जानकारी दे दी थी आइंस्टाइन ने, जब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी थी 1915 में, और 2015 में लगभग 100 साल बाद हम लोगों ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट भी किया था इसी लीगो ऑब्जर्वेटरी में, जो अमेरिका की लेबोरेटरी है, जो 2 जगह है, एक हैनफर्ड वाशिंगटन और दूसरा लिविंगस्टन लूसियाना। ठीक है, तो ये लीगो लेबोरेटरी है जहां पर ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी की जाती है। ठीक है, देखिए लिखा अभी हैनफर्ड वाशिंगटन, दूसरा लिविंगस्टन लूसियाना। ठीक है, इन पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, इन पे स्टैटिक पार्ट में मैंने काफ़ी इनके बारे में बात किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इनसे क्वेश्चंस आपके पेपर में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफैट्स को लेकर। देखो, ट्रांसफैट अगर मैं बताऊं तो ये बहुत खतरनाक है, और FSSAI ने नियम भी बनाया है ट्रांसफैट के लिए। और फिलहाल आजकल आपको मैं एक बात बता दूं, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको 10 रुपए का ब्रेड पकौड़ा चाहिए होता है। ठीक है, और जनरली आप सस्ता से सस्ता प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था तो पैसे की बड़ी किल्लत होती थी। ठीक है, तो गलत भी नहीं है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि 10 रुपए में आपको अच्छा तेल नहीं होगा। जनरली वहां पर चांसेस हैं कि आपको ट्रांस फैट में वो पकौड़ा तल के दिया जा रहा है। ट्रांस फैट जनरली ज़्यादातर बोलूं तो ये सिंथेटिक फैट होता है, कुछ केमिकल्स को लेकर मिलाया जाता है प्रयोगशालाओं में, और उसके बाद फिर आप ये फैट्स बनाइए और इससे फिर आप पूड़ियाँ तलिए और बाकी वट एवर यू लाइक, पकौड़ा वगैरह। देखिए, ये ट्रांसफैट्स को लेकर अक्सर न्यूज़ रहा है, ये काफ़ी कैंसरस भी है, काफ़ी खतरनाक है, ओबेसिटी बढ़ाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ देता है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो ट्रांसफैट से होती हैं। अब जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर जल्दी ही कुछ ना कुछ नियम कानून बनाना चाहिए। WHO का एक रिपोर्ट आया है, इनको वार्न किया जा रहा है इन कंट्रीज को। क्यों? यहां ट्रांस फैट का बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। ओके, बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। ज्यादातर आपको बताऊं तो ट्रांस फैट सिंथेटिक फैट होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपको ट्रांस फैट आपको मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप देखिए नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी मिलेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट होते हैं, जनरली आपको कहाँ कहाँ इनको यूज किया जा रहा है, मार्गरीन में किया जा रहा है, घी में किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, ठीक है, स्नैक फूड्स में बन रहे हैं, बेक्ड गुड्स में बन रहे हैं, फ्राइड फूड्स में बन रहे हैं। इन सब में आपको मैं बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो बच्चे इतना चिप्स खाते हैं, ओके, भले ही कंपनी कुछ भी बोले, ओके, वहां पर देखिए उन चिप्स के रैपर पर लिखा हुआ ट्रांस फैट फ्री, नहीं तो वो बहुत बड़ा कैंसरस हो जाएगा। और आप हमेशा देखिए जब रैपर वगैरह लेते हैं आप, ठीक है, तो जनरली जो सस्ते वाले जो नॉर्मल होते हैं ना, जो चिप्स वगैरह होते हैं, वो लोग तलते हैं,
लेकिन जब आप कोई ब्रांडेड या कोई ढंग की चिप्स की कंपनी की चिप्स लेते हैं तो वो आपको लिखते हैं ऊपर रैपर पे ट्रांस फैट फ्री। देखिए ये ना इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस में इसका उपयोग किया जा रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। इनसे हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक, देखिए लिखा भी 5 लाख डेथ हर साल, WHO का कहना है, हर साल पूरी दुनिया में, उसके पीछे ट्रांस फैट रीजन है। ओके, और 15 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर 2/3 डेथ सिर्फ इसी की वजह से होता है। 15 कंट्रीज जो ज्यादा वर्नेबल है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांस फैट का उपयोग हो रहा है। अच्छा, इनको हम सिंथेटिक क्यों बनाते हैं, क्यों इनको बनाया जाता है? इसके पीछे कई रीजन है। काफी दिन तक ये खराब नहीं होते हैं, काफी दिन तक इनका सेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होता है, और दूसरी चीज काफी सस्ते होते हैं। तो आप यहाँ कंट्रीज के नाम देखिए ना, सर समझ गए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सब में गरीबी है, तो अंडरस्टूड है। आपको अमेरिका जैसे टाइप की कंट्रीज के, आपको यूरोपियन कंट्रीज आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ओके, जनरली आप देखिए तो नन ऑफ द लो इनकम या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैव इट इम्प्लीमेंटेड बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज। अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ भी नियम कानून नहीं बनाया है, कोई प्रॉपर जो बनाना चाहिए। अब ट्रांस फैट बोलिए, ट्रांस फैटी एसिड बोलिए, बात एक ही है। मैंने फिर बोला, ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाले फैट हैं। ओके, काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइटरी सिस्टम को पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर ये जाते हैं, है ना, जो हम डाइट वगैरह लेते हैं। जनरली ये ज़्यादातर कृत्रिम तरीके से ही बनाए जाते हैं, कुछ ही अमाउंट पे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है। ठीक है, जनरली जो आर्टिफिशियल तरीके से हम ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, छोटा सा एक प्रोसेस है, ज़रा समझिएगा। ओके, सुनेगा ट्रांस फैटी एसिड में। सो जनरली जो हाइड्रोजन है, ओके, उसको लेते हैं आप, हाइड्रोजन को, उसको रिएक्ट करते हैं ऑयल के साथ। ठीक है, जनरली हम इसमें करते क्या है, जब हम हाइड्रोजन को, एंड हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विद द ऑयल टू प्रोड्यूस द फैट रिजेंबलिंग प्योर घी या बटर। तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, वनस्पति घी या समथिंग लाइक इट। ओके, तो ये जो होता है ना, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट, है ना, जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं विद द ऑयल टू प्रोड्यूस द फैट्स रिजेंबलिंग प्योर बटर एंड घी। ठीक है, सिंथेटिक तरीके से, है ना, हाइड्रोजन के द्वारा हम इसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और सुनिएगा, इधर देखिएगा, आर्टिफिशियल जो ट्रांस फैटी एसिड है या ट्रांस फैट है, ओके, ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, जैसे वनस्पति है, मार्गरीन है, मैं अभी आपको बोल रहा था। ठीक है, ये इन सोर्सेज में आपको जनरली मिले हुए मिलेंगे, मतलब दिखेंगे आपको, इनमें मिलेंगे। और जो नेचुरल होता है, ये तो सिंथेटिक वाले हो गए, और जो नेचुरल वाला ट्रांस फैट है वो आपको जनरली मीट में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, है ना, और कुछ अदर चीज़ों में भी मिलेगा। तो जो अगर आप मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो भी याद रखिएगा उसमें नेचुरल ट्रांस फैट्स होते हैं। नुकसान क्या है, मैंने अभी आपको बोला था, ये जनरली आपको बॉडी में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। ओके, और ये जनरली क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो भी है उसको बढ़ाते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। वही बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हार्ट की बीमारियां वगैरह देता है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बोला था डायबिटीज़ वगैरह में भी देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसके भी चांसेस बढ़ते हैं, ओबेसिटी होता है, हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, इंसुलिन वगैरह आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं होता, इनफर्टिलिटी होती है, बहुत से तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, बच्चों के विकास में, फीटल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। अब बात होती है कि इसको कैसे, है ना, अब फ़ायदा क्या है, ठीक है, जो हम काफ़ी लंबे समय तक बचा लेते हैं, क्या करते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे एफर्ट हैं जो भारत के संदर्भ में है, जैसे FSSAI मैं अभी आपको बोल रहा था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में है, 2016 में इसके नियंत्रण के लिए नियम कानून बनाया है। इसकी एक परमिसिबल लिमिट बनाई है, बोला है कि जो भी ट्रांस फैट हम यूज़ कर रहे हैं एडिबल फैट और ऑयल में, तकरीबन 10 से 5% तक हुई होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। WHO ने एक कैंपेन लाया कि पूरी तरह से हम 2023 तक ट्रांस फैट को खाने से हटा दें विश्व स्तर पर। FSSAI ने भी एक डेडलाइन बनाया कि 2022 तक हम ट्रांस फैट को पूरी तरह से भारत से खत्म कर देंगे। WHO 23 में कह रहा है, भारत कह रहा है यहां तक कर देंगे, और एक प्लान तरीके से करेंगे। 2021 तक इसको 3% तक ले आएंगे, और 2022 तक इसको 2% तक ले आएंगे, और 22 के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम कम करते करते फेज मैनर में इसको हटा ही देंगे। और FSSAI ने ही एक लॉन्च किया है ट्रांस फैट फ्री लोगो, जो रैपर्स वगैरह में, प्रोडक्ट्स में मिल जाता है। ठीक है,
ट्रांस फैट फ्री लोगो किया है। जो जितने भी जनरली बेकरी आइटम्स हैं या लोकल फूड हैं, आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं, ओके, जो ट्रांस फैटी एसिड वगैरह बना रहे हैं जनरली, है ना, वो 0.2 पर 100 ग्राम पर ml, मतलब एक लिमिट उन्होंने बना रखी है। अगर उसके अंदर रहते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस फैट फ्री लोगों के नाम से मार्केट में आएगा। तो लोगों को एक मैसेज आना बहुत ज़रूरी है कि ये उतना खतरनाक आपके लिए नहीं है। एक बीमारी है जो न्यूज़ में आती है, कैटक्यू वायरस, और उसके लिए भारत को भी वनरेबल माना गया है कि भारत में भी ये बीमारी काफ़ी हद तक फैल सकती है, क्योंकि जो मॉस्क्वीटो इसका कैरियर है, क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो, वो भारत में भी आपको बहुतायत रूप में मिलेगा। और ये बीमारी आपको चली चाइना वियतनाम में ही रिपोर्ट हुई है, तो भारत भी इससे सटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं क्यूलेक्स के पाए जाना, भारत का चाइना वियतनाम के बगल होना, तो काफ़ी हद तक भारत भी इसके लिए वनरेबल हो सकता है। ओके, तो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने भारत को भी इसकी चेतावनी दी थी, जिसको कैटक्यू वायरस के नाम से बोला गया है। और ये बोला गया इसमें इतनी क्षमता है कि ये बीमारी भारत में भी फैल सकती है, भारत में भी लोगों को बीमार कर सकती है, उन्हें मार सकती है। जनरली ये बीमारी एक वायरस है जिसको आर्बो वायरस कहते हैं। आर्बो वायरस से होता, आर्बो वायरस का मतलब है कि आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। आर्थ्रोपोडा में जनरली इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, यानी ऐसा वायरस है जो आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट से ही माना गया है कि वहीं से इनकी उत्पत्ति मानी जा सकती है। जनरली इनका जो होस्ट है वो मॉस्किटो है, जो प्राकृतिक होस्ट है। और ये भी देखा गया कि प्राइमरी मैमल जो है, जो पहला मैमल जिसके अंदर इनके अंदर उपस्थित है और उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, वो डोमेस्टिक पिग है। जो घरों में आप जो सूअर जो जानवर है जो पालते हैं, डोमेस्टिक पिग्स, वहाँ पर ये पहला ऐसा मैमल है जिसके अंदर इस बीमारी को देखा गया है। मोर वल्नरेबल है। जनरली आपको बताऊँ तो इसका प्राइमरी होस्ट तो मैंने आपको बोल दिया, मैमल्स में पिग है, पिग बोलिए या स्वाइन बोलिए, ठीक है ना। और आगे अगर बात करें तो जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे की एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, विषाणु वगैरह के अध्ययन और काफ़ी वैक्सीन के निर्माण के भी काम करती है, उसने चेक भी किया है लोगों के एंटीबॉडीज़ को। ओके, उसने एंटीबॉडीज़ को चेक किया, एक 883 ह्यूमन सीरम सैंपल को चेक किया है। ओके, विभिन्न तरह के इंडियन स्टेट्स वगैरह से उन्होंने बताया भी कि भारत में लगभग 2 लोगों के अंदर इस तरह के वायरस के एंटीबॉडी देखे गए हैं। तब आपको और समझ में आता है कि इस तरह के पैथोजन वगैरह हो सकता है भारत में एंटर कर चुके हों। फिलहाल ये न्यूज़ में नहीं रहा है, आगे आने वाले सालों में कोविड ही न्यूज़ में रहा है, उसका म्यूटेंट और वो चीज़ें रही हैं, तो इनको लेकर फिर चर्चा नहीं हुई है। ओके, और इनसे जो बीमारी हो रही है कैटक्यू वायरस से, तो इसमें फेब्राइल इलनेस है, मेनिंजाइटिस है, पीडियाट्रिक इंसेफेलाइटिस है। मनुष्यों में इस तरह के सिम्टम्स हैं जो होते हैं, जो बाहर देखे गए हैं। लेकिन ये बीमारी जनरली आपको भारत में सुनने में बहुत कम मिली है, नहीं मिली है, लेकिन इस मंथ में न्यूज़ में रही है। आगे बात करते हैं फेलुदा टेस्ट को लेकर। फेलुदा टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अप्रूव भी है और सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेजी से कोविड के बारे में बताने वाला टेस्ट आपको ये मिलेगा। सबसे फास्टेस्ट विथ सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी इसका वही है जो RT-PCR का है। लगभग 70% तक ये भी आपको सही रिजल्ट देगा, लगभग 70% तक इसका रिजल्ट भी आपको सही मिलने वाला है फेलुदा टेस्ट का। फेलुदा का पूरा नाम है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ फेलुदा। ओके, ये फेलुदा का पूरा नाम है और आपको फिर मैं बता रहा हूं, ये काफी हद तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाला है, कम कास्ट का पर आधारित है। एग्जैक्टली जैसे बायो सेंसर्स होते हैं ना, जैसे प्रेगा न्यूज़ है, यूरिन सैंपल रखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट देखिए। इसके अलावा जैसे आप शुगर लेवल का टेस्ट करते हैं, वो एक मशीन पर ब्लड के ड्रॉप को रखते हैं और उससे आपको शुगर लेवल का पता चलता है। एग्जैक्टली ये भी कुछ वैसा ही है और बहुत ही कम समय में, लेस देन 30 मिनट्स में आपको कोविड की जानकारी देता है। ये एक पेपर बेस्ड स्ट्रिप होता है जिसकी मदद से आप इसमें आराम से ईजिली पता कर सकते हैं विथ 70% एफिशिएंसी के साथ। RT-PCR में भी 70% से ज़्यादा केसेस में आपको सही रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर भी आपको सही देगा। इसको कमर्शियली लॉन्च किया गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, अप्रूव भी हुआ और कमर्शियली लॉन्च भी हुआ। इसको किसने बनाया, तो इसके पीछे जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR है और टाटा ग्रुप है। इन लोगों ने मिलकर फेलुदा टेस्ट को निर्माण किया है। ठीक है, इजी है, हैंडी है। और यहाँ पर जो टेस्ट है जनरली हम क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीकी को यूज करते हैं, है ना। क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया है जनरली वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। SARS-CoV-2 वायरस या कोविड-19 के कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है,
कि यह इस पर यूपीएससी में 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है। यह सबसे फास्टेस्ट और सबसे एक्यूरेट जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी बोली जाती है। ओके, सबसे फास्टेस्ट जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बोली जाती है। जनरली यहाँ पर Cas9 प्रोटीन के आधार पर, ठीक है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वायरस के बारे में। मैं आता हूँ थोड़ा सा आपको क्रिस्पर के बारे में बताता हूँ। फिलहाल स्टैटिक पार्ट में मैं काफ़ी चीज़ें बताता हूँ। ये कट एंड पेस्ट का काम करता है। जो भी डिफेक्टेड जीन हो जाते हैं उनको हटा देता है और वहाँ पर लाकर नॉर्मल सीक्वेंसेस को जोड़ देता है। तो बॉडी में होने वाला कोई भी म्यूटेशन या कैंसर या कुछ इस तरह की जो विपदा या बॉडी के अंदर जो इस तरह के डेंजरस सिचुएशंस बनते हैं उनको रिमूवल करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू CSIR द टेस्ट मैचेस एक्यूरेसी लेवल ऑफ RT-PCR टेस्ट। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। क्विकर टर्न अराउंड टाइम है, बहुत जल्दी आपको देता है, बहुत ही सस्ता है। दुनिया का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जहाँ पे Cas9 प्रोटीन सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। एक्चुअली क्रिस्पर Cas9 जो हम बात करते हैं, जिसका पूरा नाम है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस सॉल्व पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 जिसको आप Cas9 बोलते हैं, ये सीजर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जनरली बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है और डिफेक्टेड जीन को फाइंड आउट करने के बाद उनको वहाँ से कट करके निकाल देता है और वहाँ पर जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, सही सीक्वेंसेस होते हैं, वहाँ पर लाके जोड़ देता है। और पता है ये जो चीज़ होती है ना, बहुत फास्ट होती है। ओके, जनरली अगर आप नॉर्मल जीन थेरेपी प्रोसेस करें, और ये भी कमाल की चीज़ है, पता है, ये एक बैक्टीरिया में जाकर क्रिस्पर Cas9 ऐसा जीन, ऐसा एंजाइम ढूंढा गया जो अगर हम किसी भी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर डालें, उसके अंदर जो म्यूटेंट या डिफेक्टेड जीन्स होते हैं, उनके जो सीक्वेंसेस होते हैं, जीन का मतलब क्या, DNA बेस पेयर सीक्वेंसेस अगर बदल जाते हैं तो उनको कट करके हटाकर नॉर्मल सीक्वेंसेस को ऐड करके उस जेनेटिक डिफेक्ट्स को फिर से सीक कर देता है और बहुत ही फास्टेस्ट ट्रीट करता है। कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ उल्टे सीधे अगर जीन चेंजेस हो गए या फिर इसकी मदद से हम डिजाइनर बेबी भी बना सकते हैं, तो कुछ इसके एथिकल इशूज़ भी हैं। फिलहाल हम क्रिस्पर Cas9 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रिस्पर नाम आया है तो ये नाम यहाँ पर बोलना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, क्रिस्पर क्या है, Cas9 क्या है? तो एक सीजर है जो जनरली डिफेक्टेड जीन को रिमूव करता है, नॉर्मल सीक्वेंसेस के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को बनाता है। फाइन, इस तरह की चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आई हैं। कुछ फैक्ट्स हैं छोटे छोटे से, जैसे वज्र है, इस महीने में न्यूज़ में रहा है। वज्र क्या है? ये पेपर चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ है। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है और जनरली ये DST स्टैचुटरी बॉडी है, DST का SERB जो है। जनरली यहाँ पे करना क्या है, जो साइंटिस्ट और एकेडमिशियन है, ओके, एकेडमिशियन है जो भारत में है, ठीक है, या ये कह लीजिए कि बाहर से हैं, उनको भारत में लाने की बात हो रही है। जनरली नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ओके, उनको कहा जा रहा है कि आपको पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस वगैरह में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको प्रमोट किया जा रहा है। असल में जानते हो, एक न्यूज़ रहा है 2018 में, मैंने बुक में लिखी भी है, ब्रेन गेन के बारे में। ओके, एक न्यूज़ रहा है जहाँ पर ब्रेन गेन के बारे में बात हुई है। एक कंसेप्ट आप सुनते होंगे, ब्रेन ड्रेन, और अब हम आपको बोल रहे हैं ब्रेन गेन। ब्रेन गेन का मतलब है जो साइंटिस्ट बाहर हैं वो फिर इंडिया में आना शुरू कर चुके हैं, वो लौटना शुरू कर चुके हैं। वही कंसेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर वज्र से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बहुत से तरह के ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, स्कीम्स ऑफर द एडजकेंट विजिटिंग फैकल्टी असाइनमेंट्स, है ना, विभिन्न तरह के रिसर्च स्टेशंस में, है ना, भारत के अंदर आपको प्रमोट किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो ब्रेन ट्रेन होता था वो ब्रेन गेन के लिए वज्र टाइप की स्कीम्स को लाई गई है। आगे बात करते हैं उमंग के बारे में। देखो, उमंग क्या है? ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस है, न्यू एज गवर्नेंस। का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको लेकर कौन आया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ओके, दोनों मिलकर इस उमंग ऐप को लॉन्च करते हैं। मेरे मोबाइल फ़ोन में भी उमंग ऐप है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दिख गया तो अच्छा है, नहीं दिखा तो भी अच्छा है, ठीक है। आप खुद इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक फिंगर ऐसे बना होगा उमंग ऐप को, और ये ऐप तो लिटरली मैं अपने मोबाइल फ़ोन में इसलिए भी रखता हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, ओके। फिलहाल अभी तो मुझे नहीं दिख रहा, कहीं इतने सारे ऐप हैं उसमें कहीं छुपा हुआ है, ओके। उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस। लेट मी चेक, मेरे पास है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये आप सब आज और अभी जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो उमंग ऐप को ज़रूर आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी काम आने वाली है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ई गवर्नेंस जो भी सिस्टम है, सारा का सारा आपको इस ऐप पे मिल जाएगा,
सारा का सारा, इवन आपकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओके, ये आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करने वाला है। आपके जितने भी सोशल स्कीम्स वगैरह हैं, ओके नहीं मिल रहा मुझे लेकिन है, ठीक है, या कह लो ई गवर्नेंस का मोबाइल प्लेटफॉर्म, आप मोबाइल फ़ोन पर सारी ई गवर्नेंस फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर देशी भाषा में बोलें तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए इंटरनेट वगैरह चाहिए ना, तो आप इस ऐप पर चले जाइए, सारा कुछ। और सुनिए, इस ऐप को लेकर इस पे जो भी स्कीम्स हैं, सारे प्रोग्राम है, पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपको हमेशा जब भी फ्री टाइम होना, आपके पास कोई बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास मोबाइल जरूर होता है, तो बेटर कि यू डोंट बी बिजी टू सी द वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ के अलावा आप ज़्यादा अच्छा है कि आप इस ऐप में जाकर डिफरेंट तरह के स्कीम्स के बारे में पढ़ लीजिए। मिशन इंद्रधनुष, मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत, सब कुछ है इस पे। विमेंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, हेल्थ स्कीम्स, एजुकेशन सेक्टर से जितने प्रोग्राम्स आए हैं, है ना, सारा का सारा इस पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा टॉपिक्स था जो इस महीने के करंट अफेयर्स में था, मैंने आपको करा दिया। बाकी अगर स्टैटिक पार्ट वगैरह आपका काफ़ी मिस है तो आप इस ऐप पे मेरी क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, चाहे तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, अभी भी टाइम है। और वहाँ पे आप पूर्वांचल IAS ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल फ़ोन में, ये सारे एक्सेस आप ले सकते हैं। वहाँ पर साइंस टेक एनवायरनमेंट के कोर्सेज़ के साथ साथ जनरल स्टडीज़ वगैरह के भी पूरे कोर्सेज़ हैं। और अगर आप फेस टू फेस क्लासेस हैं तो मैंने एक संस्था जो है गोरखपुर में प्रारंभ की है। जनरली मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो वहाँ के बच्चों को मैंने देखा कि एक अच्छी एजुकेशन से, एक अच्छी कोचिंग्स के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए, उन्हें दिल्ली या काफ़ी बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, काफ़ी फ़ीस भी होती है, सुरक्षा की भावना भी होती है, पेरेंट्स के लिए काफ़ी है। तो क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बढ़ा, सब कुछ वहीं पाया, तो मैंने वहाँ एक संस्था खोली जहाँ दिल्ली के अध्यापकों द्वारा ही कक्षाएं मैं आपको देता हूँ। अगर उससे जुड़ा कोई भी, अगर आप आसपास के हैं और आप लिटरली वहाँ रह के और हम दिल्ली के अध्यापकों से पढ़ना चाहते हैं जो किसी नामी गामी संस्था में पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पे फेस टू फेस के लिए आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे हिदायत दूंगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका स्टैटिक पार्ट मिस है तो अभी भी या आगे भी आने वाले कभी भी ये वीडियो आप देखें तो एक बार आप स्टैटिक पार्ट जरूर कर लें। बुक्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, नोट्स मेरे पढ़ ही रहे हैं, करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिक पार्ट को मिस मत कीजिए, कोई करंट अफेयर्स को समझने में भी स्टैटिक पार्ट आपको बहुत रोल प्ले करने वाला है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।